हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम अपनी 5th क्लास में एसएस में कौन से वाला चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 7। ओके, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसमें देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। जैसे लेसन प्लान्स हैं, लर्निंग रिसोर्सेज हैं, क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट है, माय बुक है। तो जो नेम है हमारे चैप्टर का वो क्या है? देखिए, आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक बार लर्निंग रिसोर्सेज को देखते हैं कि लर्निंग रिसोर्सेज में हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या है। लर्निंग रिसोर्सेज में देखिए, जो ये हमारा चैप्टर है और राइट्स एंड ड्यूटीज़, इसमें देखिए आपको यहाँ पे एक एनिमेशन मिल जाएगा। इसमें वीडियोस देख के आप इजीली समझ पाएंगे। Our rights and duties. We have already read about how our government is formed. But do you know that the roles of the leaders of the government are written in the Constitution of India? A constitution is a set of documents which lays down the basic that a state or a country is governed by. हाँ, तो देखा बेटा आपने यहाँ से क्या कि जो हमारी एनिमेशंस हैं उससे हम इजीली समझ पाएंगे। ओके, अभी ये क्या है? हमारा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पे आप जाकर टेस्ट दे सकते हो कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो आपको कितना समझ आया है। और ये क्या है? हमारी बुक, और बुक के अंदर हम अपना चैप्टर स्टडी करेंगे। ओके, सो देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर है 7। ये देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज़। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करेंगे, हमारे अधिकार और ड्यूटीज़। सो राइट्स क्या होते हैं? राइट होता है जो भी मतलब मान लीजिए हमारी कंट्री में रह रहा है, उसको बाय बर्थ कुछ अधिकार मिले होते हैं, कुछ राइट्स मिले होते हैं। और ड्यूटीज़ क्या होती हैं? कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमारी कंट्री हमसे करती है। तो अभी हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है? थिंग्स टू लर्न। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि अच्छा संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिग आइडिया। बिग आइडिया क्या है इस चैप्टर का? देखिए, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉयज सर्टेन राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। हर सिटीजन, हमारी कंट्री इंडिया का, भारत का क्या एंजॉय करता है? कुछ राइट्स को, कुछ अधिकार उसको मिले होते हैं जो किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं? बाय लॉ। लॉ मतलब कानून, ठीक है? अब देखिए, हम पढ़ते हैं लेट्स गो। लेट्स गो में जाके हम क्या देखेंगे? ये देखिए, व्हाट डू यू सी इन द अबव पिक्चर डिस्कस इन क्लास। आपको इस पिक्चर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? क्या देखा है आपने इस पिक्चर में? अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। देखिए, इसमें आपको ना 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एक बच्चा क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है, और दूसरा बच्चा घर का काम कर रहा है, मतलब जो भी बर्तन हैं उनको साफ कर रहा है। हैव यू सीन समथिंग सिमिलर अराउंड यू? क्या आपने अपने आसपास ऐसा कुछ कभी होते हुए देखा है? डू यू सी दिस इज़ राइट? क्या आपको लगता है कि ये सही है? डिस्कस योर आइडियाज़ इन क्लास। तो देखिए, आपने आसपास कभी ना कभी ऐसा कुछ देखा होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है? तो वैसे अगर देखा जाए तो ये तो मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है और दूसरा बच्चा बर्तन साफ़ कर रहा है, घर का काम कर रहा है। तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ राइट्स बने होते हैं, ठीक है? तो अब हम उनको आगे पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इन द लास्ट 2 चैप्टर्स वी हैव रीड अबाउट हाउ अ गवर्नमेंट इज़ फॉर्म। हमने अपने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, हमारे जो नेता हैं वो कैसे चुने जाते हैं, और जो रोल है गवर्नमेंट का हर लेवल पे वो क्या होता है। बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द रोल्स ऑफ द लीडर्स एंड द गवर्नमेंट आर रिटन। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये सब चीज़ें, ये सब रोल्स कहाँ लिखे होते हैं गवर्नमेंट के लिए, लीडर्स के लिए। सो हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपने कभी ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में सुना है? तो चलिए पढ़ते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच लेज डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट अ स्टेट और अ कंट्री इज गवर्न बाय। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, एक सेट होता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसके अंदर क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, ठीक है, दैट अ स्टेट और अ कंट्री इज गवर्न बाय, कि कोई भी स्टेट और कोई भी कंट्री कैसे गवर्न होगी, कैसे चलाई जाएगी। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या, कि जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन बोलेगा कि अच्छा मैं सरकार चलाऊंगा, नहीं, जो डिसीजन लिए जाएंगे वो लोगों की मर्जी से ही लिए जाएंगे, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द सिस्टम ऑफ वोटिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होता है, वोटिंग का जो वोटिंग के बारे में बताया गया है, रूल रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। इट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द लीडर्स, और जो लीडर्स होते हैं उनके रोल के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या बताया गया है, सिटीजन्स के क्या रोल हैं, उनकी क्या भूमिका है, वो सब। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताया गया, ये देखिए कि ये बना कब था, कब बना था, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब उसके साथ साथ लेकिन ये बन तो गया था, लेकिन इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950 में। और तभी से हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, हर साल को 26 जनवरी को बनाते हैं ना। जैसे हम 15 अगस्त को क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, और ऐसे ही रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, मतलब इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सुप्रीम है। और जो भी लॉज बनते हैं वो क्या करते हैं, वो हम सबको ओबे करने चाहिए, मानना चाहिए, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का, इंडिया का, वो क्या है, लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर। अब देखिए हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, देखिए, अ राइट इज समथिंग दैट द सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैज़। राइट क्या होता है, ऐसा कुछ जो हर सिटीजन के पास होता है, जो भी उस कंट्री में रहता है या जो भी उस कंट्री से बिलोंग करता है। इट गिव्स पीपल द फ्रीडम टू डू मैनी थिंग्स। ये क्या बताता है, फ्रीडम देता है हमें बहुत कुछ करने की। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम दैम। ये लॉ से प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमसे कोई इनको छीन सकता है। इवन बाय द गवर्नमेंट, सरकार भी इसे हमसे नहीं छीन सकती है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन से हैं वो, राइट टू इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी का भी राइट है कि सब बराबर है, समानता का जो अधिकार होता है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या, स्वतंत्रता, आज़ादी, ठीक है, इसका भी अधिकार दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि हमारा कोई शोषण ना कर सके। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारा जो रिलीजन है हम उसे मान सके फ्रीडम से, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई बाउंडेशंस हो, रेस्ट्रिक्शंस हो। ये सब भी क्या है, हमें राइट मिले हुए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो अभी हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार क्या होता है इन इंडिया। द लॉ इज़ सुप्रीम। हमें पता है कि जो भारत है उसमें जो लॉ होता है वो क्या होता है, सुप्रीम होता है। एंड सेम फॉर एवरीवन, और सबके लिए बराबर होता है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, सब बराबर हैं कानून की नज़र में। वेदर इट इज़ अ मैन और वुमेन, ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए मैन है तो अगर वो गलत काम करता है तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी, या कोई रिच है तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। वेदर इट इज़ अ मैन और वुमेन, रिच और पुअर और बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, मतलब सब बराबर हैं। नो सिटीजन कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस चीज़ पे, उसकी जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, उसका जो धर्म है, रिलीजन है, या उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसके
बिहाफ पे। अब हाउएवर एन एक्सेप्शन हैज़ बीन मेड फॉर सम वीकर सेक्शंस ऑफ दिस सोसाइटी, लेकिन अभी एक एक्सेप्शन है, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस भी आ जाते हैं, कुछ अलग भी होता है, जैसे कुछ वीकर सेक्शंस होते हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, उनके लिए क्या है, कुछ छूट दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सम सीट्स आर रिजर्व फॉर दिस सेक्शंस इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो कुछ जो सीट्स होती हैं उनको रिजर्व कर दिया जाता है, आरक्षित कर दी जाती हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उनके अंदर, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर में देखिए, लुक एट द पिक्चर, आप इसमें देखिए एंड लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, हाउ आर दिस रिलेटेड टू द राइट ऑफ इक्वलिटी। ये इक्वलिटी से कैसे रिलेट कर रहा है, तो देखिए ये क्या है, वेट दे रखा है कि अच्छा बैलेंस दिखा रखा है कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा बड़ा है एक छोटा है, या मान लीजिए मतलब सब बराबर दिखा रखा है। जैसे ये क्या है, फिजिकली डिसेबल है, ये वीमेन है, मैन है, इनका रिलीजन अलग है, जैसे ये सिख हैं, ठीक है, तो सबका अपना ड्रेसिंग सेंस अलग है, लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना गया है और दूसरे बंदे को, दूसरे इंसान को इन्फीरियर माना गया है, सभी बराबर हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और ये जो हमें बैलेंस दिखाया गया है, इसके अंदर क्या है, दोनों साइड क्या दिखाया गया है, जो वेट है वो बिल्कुल बैलेंस इसमें दिखाया गया है। इसका मतलब सभी इक्वल हैं, कोई ना तो छोटा है ना बड़ा है। अब देखिए राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में इट रेफर्स टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, हमें किस चीज़ की फ्रीडम मिली होती है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ठीक है, मतलब हमारे जो भी विचार हैं हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इट मीन्स दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। द राइट टू फ्रीडम ऑल्सो गिव्स इंडियन सिटीजन्स द फॉलोइंग फ्रीडम। जो राइट टू फ्रीडम है उसके अंदर क्या क्या फ्रीडम मिली होती है, टू फॉर्म ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस पीसफुली, हम ग्रुप्स बना सकते हैं अपने, हमारी एसोसिएशंस बना सकते हैं पीसफुली, लेकिन होना कैसे चाहिए, शांति प्रिय तरीके से। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ भी प्रोवोकिंग स्पीच दे रहे हैं, कुछ भी भड़काऊ हम अपने भाषण दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम किसी भी व्यवसाय को अपना सकते हैं। टू मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हम भारत में कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं। टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं इंडिया में। However, the right to freedom doesn't mean that we can break laws and whatever we want. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लॉज को ब्रेक कर दे, तोड़ दे और जो भी हमारे मन में आए हम वो करें, ऐसा कुछ नहीं है। राइट टू एजुकेशन, अब देखिए हम राइट टू एजुकेशन पढ़ते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है वो है क्या और हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। राइट टू एजुकेशन, इन 2009 द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास। अब हमें पता है कि 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, मतलब शिक्षा का जो अधिकार है, वो पास हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया हर चाइल्ड के लिए जो 6 से लेके 14 ईयर तक की एज का है। मतलब हर बच्चे को जो एजुकेशन है वो देना मैंडेटरी हो गया था, कंपल्सरी हो गया था। ये पिक्चर देखिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। अब फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है कि ये वो अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब मान लीजिए राइट क्या है, अधिकार है, ठीक है, लेकिन कुछ एक सिचुएशंस में हमसे छीने जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट का मतलब ये हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं, जब हम जो भी इस कंट्री में जन्म लेता है या फिर जिसको ये सिटीजनशिप जो नागरिकता होती है वो मिली होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये एक फंडामेंटल राइट है। अब देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले आप ये पिक्चर देखिए, चिल्ड्रन बिलो दी एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी मेड टू वर्क। अब जो भी चिल्ड्रन 14 ईयर्स की एज से कम है उनको काम पे नहीं रखा जा सकता। अब देखिए ये लड़की है, ये घर की सफाई कर रही है ना। अब इसमें देखिए, मैनी चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट टू स्कूल। बहुत सारे बच्चों को ना काम पे रखा जाता है स्कूल भेजने के बजाय। तो जो ये राइट होता है ना, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लेज डाउन दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन बी मेड टू वर्क। इसमें यही बताया गया है कि भाई इसमें जो भी बच्चा 14 ईयर से कम की एज का होगा उसको काम पे नहीं रखा जाएगा, और अगर कोई रखता है तो इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल मजदूरी। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट फोर्सिंग एनीवन टू वर्क विदाउट प्रॉपर पे इज इलीगल एंड इज अ
पनिशेबल ऑफेंस। ये भी बताता है अगर हम किसी को ज़बरदस्ती काम पे रखते हैं ना और बिना किसी प्रॉपर पे का मतलब क्या, उसको जो वेतन देते हैं वो अगर प्रॉपर नहीं है, उसका काम हम ज़्यादा करवा रहे हैं, उसको पे नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या है, इलीगल है और एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब दंडनीय अपराध, उसको पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स। हमें पता है कि जो हमारी कंट्री इंडिया है ना, ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट एवरीवन in the country has the right to practice or follow the religion of their choice। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये लो है ना, ये बताता है कि इस कंट्री में सबके पास एक अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। पीपल फॉलोइंग एनी रिलीजन आर ट्रीटेड अलाइक। चाहे कोई किसी भी धर्म को माने, उसको ऐसा नहीं है कि उसको सुपीरियर, एक धर्म वाले को सुपीरियर माना जाएगा, दूसरे वाले को इन्फीरियर माना जाएगा, नहीं, सब बराबर है। नो पर्सन, किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानो, या फिर मान लीजिए आप इस धर्म को मत मानो, ये धर्म आप नहीं मान सकते, ऐसा हम किसी को नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब हमें ये पता है कि जो हमारी कंट्री इंडिया है ना, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो वो अपने अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, उनके अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग एरियाज से, मतलब अलग अलग जगहों पे रहते हैं ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबके पास एक राइट होना चाहिए अपनी ट्रेडिशंस को मानने का। सबकी अपनी परंपराएं होती हैं, त्यौहार होते हैं, अपनी लैंग्वेज होती है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो लोग होते हैं उनके पास क्या है, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने, अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए क्या है, राइट। अब देखिए ट्राइबल पीपल फ्रॉम नागालैंड। अब हर जो भी कोई ट्राइब है या कोई भी पर्सन है, उसके पास क्या राइट है, वो अपनी जो भी उसकी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनके फेस्टिवल्स हैं, उनको सेलिब्रेट कर सके विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी। अब देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या है, इफ़ अ पर्सनस फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है और उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, मतलब उनसे छीना जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है, ही और शी कैन गो टू अ कोर्ट एंड डिमांड दैट द राइट बी रिस्टोर्ड। तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है और डिमांड कर सकता है कि मेरे को अपना अधिकार रिस्टोर, मतलब वापस चाहिए। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज़ इम्पोर्टेंट। और ये वाला जो राइट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि विदाउट दिस राइट, क्योंकि इस अधिकार के बिना वी वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय दी अदर राइट्स। हम जो हमारे दूसरे राइट्स हैं ना, जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, उनको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारी ड्यूटीज़ क्या है। अब देखो कंट्री ने हमें राइट्स दिए हैं ना, ऐसे ही हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती है। जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो आपकी भी ड्यूटीज़ बनती है ना कि उनके लिए आप कुछ करो। तो वैसे ही हम अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, वो क्या है, किसमें बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। देखिए, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन फंडामेंटल राइट्स। हम सिटीज़न हैं किसके, हमारी कंट्री इंडिया के, भारत के नागरिक हैं हम, हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट सम ड्यूटीज़। इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं जो हमें क्या करनी है, ओबे करनी है, फॉलो करनी है। और ड्यूटी होती क्या है, अ ड्यूटी इज़ वॉट अ सिटीज़न इज़ एक्सपेक्टेड टू डू। मतलब किसी भी सिटीज़न से एक्सपेक्ट किया जाना कुछ भी, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी। और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो क्या है, देखिए, टू ओबे दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना है, उसको मानना है, ठीक है, उसका पालन करना है और रिस्पेक्ट करनी है किसकी, हमारे जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, जो तिरंगा झंडा है, और जो नेशनल एंथम है हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट। अब नेक्स्ट है टू फॉलो नॉन वायलेंस एंड मेंटेन पीस। हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी जाके लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, नहीं, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पीसफुली रहें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये क्या ड्यूटी बनती है कि हम किसको प्रोटेक्ट करें, सोवरेनिटी हमारी कंट्री में,
ठीक है, यूनिटी बनाए रखें, अखंडता बनाए रखें, एकता बनाए रखें। ऐसा ना हो कि हम धर्म से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, ठीक है, इस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, हमें भाईचारा है जो उसको प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए लोगों के बीच में। हमें मतलब लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहिए। टू डिफेंड आवर कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन रिक्वायर्ड, हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, और जब भी हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत होती है हमें उसकी जो सेवा है उसमें लग जाना चाहिए। टू वैल्यू आवर रिच हिस्ट्री एंड हेरिटेज, हमें वैल्यू करनी चाहिए, महत्व देना चाहिए हमारी जो रिच हिस्ट्री है, हमारे जो इतिहास है, हमारी जो विरासत है, हेरिटेज, इसका हमें क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारा प्राकृतिक वातावरण होता है, जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, लेक्स हैं, झीलें हैं, रिवर्स हैं, नदियाँ, एंड जो भी हमारी जैसे मान लीजिए वनस्पति जीवन है या जो हमारे जानवर होते हैं, ठीक है, जो एंडेंजर्ड जो भी मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनका क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, हमें क्या करनी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बचाना चाहिए और वायलेंस से बचना चाहिए। टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, और हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए कि हम एक्सीलेंस को अचीव करें ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, हर तरीके से हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। डिड यू नो में देखिए, द यूनाइटेड किंगडम डजंट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है ना, उसका जो ये कंट्री है, इनके पास क्या है, अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब देखिए, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर मोन्यूमेंट्स एज दे आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ऐसे ही क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब होते क्या हैं ये, दीज आर द गाइडलाइंस, क्या होती हैं ये, गाइडलाइंस होती हैं विच द गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड, जो हमारी सरकार को माइंड में रखनी चाहिए वाइल मेकिंग लॉज, जब क्या बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, कोई भी नया नियम बनाते हैं। इन अ वे दे डिफाइन द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या ड्यूटीज़ बताई होती हैं गवर्नमेंट की, किसके लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए, कल्याण के लिए। सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज, तो क्या हैं ये देखिए, ऑल सिटीजन्स टू हैव एक्सेस टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब देखिए, मान लीजिए जो भी सिटीजन्स है सबके पास क्या होना चाहिए, एडेक्वेट मतलब पर्याप्त, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनका जो आजीविका होती है उनके पास इतना हो कि उनको जो रोजी रोटी है वो उनके पास उनकी चलती रहे, उनको मिलती रहे। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, और जो कंसंट्रेशन जैसे मान लीजिए वेल्थ होता है वो किसी एक हाथ में कंसंट्रेशन उसकी ना हो, ये भी किसके बारे में मतलब कौन बताता है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, मतलब सबको इक्वल पे मिलेगी, इक्वल मतलब जो भी काम करे, ऐसा नहीं है मान लीजिए कोई टीचर है, अगर वो मैन है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी और अगर वुमेन है तो उसको कम सैलरी मिलेगी, सब बराबर है, सब एक जैसा काम करते हैं, तो सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए फॉर इक्वल वर्क। प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस टू वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। अब जो भी वर्कर्स होते हैं ना उनको गुड वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए काम करने के लिए, मतलब जो मशीन्स होती हैं या मान लीजिए वहाँ पे साफ़ सफाई देख लीजिए, हाइजीन देख लीजिए, सब अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ मतलब गंदगी वाले इलाकों में काम करे, फिर ये तो उनकी हेल्थ के ऊपर बात आ जाएगी ना, तो उनको गुड वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाएं, ये सब भी इसमें लिखा हुआ है। हैव अ यूनिफॉर्म लॉ कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हर सिटीजन के लिए क्या है एक यूनिफॉर्म लॉ कोड है, मतलब सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब देखिए, प्रमोट गुड रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज, दूसरी जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उनके साथ क्या करना है, गुड रिलेशनशिप, अच्छे संबंध बनाने हैं
और मेंटेन पीस विद देम, उनके साथ क्या करनी है, जो शांति है ना वो बनाए रखनी है। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज़। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब जो ये लघु उद्योग होते हैं, छोटे स्केल पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। रूरल एरियाज़ में जो ग्रामीण इलाके होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनमें प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स। अब देखिए, अब हमारे जो भी स्मारक होते हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे प्लेसेस हैं, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इन सबको क्या करना है, बचाना चाहिए। ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जिनकी एक ऐतिहासिक महत्व है, जिनका, उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब लोगों की जो हेल्थ होती है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो लेवल है न्यूट्रिशन का उसको भी बढ़ाना है, और जो स्टैंडर्ड है लोगों का लिविंग का उसको भी इम्प्रूव करना है। चाइल्ड अब्यूज़ को प्रिवेंट करना है एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं ना, उनके साथ शोषण होता है, जैसे मान लीजिए उनको टाइम पे नहीं मिलती या उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता। ये सब भी किस में लिखा हुआ है, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, उसके अंदर। अब मान लीजिए कोई राइट वायलेट होता है ना, तो हम कहाँ जा सकते हैं, इसको रिस्टोर की मांग कर सकते हैं हम कि हमको ये वापस मिले। लेकिन जो हमारे ये DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, इसके लिए हम मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, हर स्टेट वाइज होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने अपना चैप्टर पढ़ा है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए